स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, साल 2022 खत्म होने की कगार पर खड़ा है। अब से कुछ ही दिन बाद हम 2023 में एंटर कर जाएंगे। ये साल तो खत्म हो रहा है, किंतु एक चीज जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है वो है रशिया यूक्रेन वॉर और उससे जन्म ले रही ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। ये वॉर अब तक 285 डेज, 65,000 सिविलियंस, 13,000 यूक्रेनियन सोल्जर्स और 10,000 रशियन सोल्जर्स की लाइव्स क्लेम कर चुका है। और ये तो सिर्फ फ्रंटलाइन कैजुअलिटीज हैं, यानी ये तो केवल वो लोग हैं जो इस वॉर के डायरेक्ट इंपैक्ट का शिकार हुए हैं। दुनिया के कोने कोने में ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जो इसके सोशल और फाइनेंशियल इंपैक्ट से जूझ रहे हैं। और तो और आए दिन ये वॉर और इससे जुड़े डिसीजंस दुनिया को नए नए शॉक्स देते हैं, वो अलग। ऐसा ही एक और शॉक इसने दुनिया को एक बार फिर दिया। हम बात कर रहे हैं रशिया के ऑयल ट्रेड पर लगाए गए प्राइस कैप की। दोस्तों, रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक G7, यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया ने रशियन ऑयल सेल्स के ऊपर $60 पर बैरल का प्राइस कैप इंपोज किया है। आप सोच रहे होंगे कि इंडिया जैसे बायर्स के लिए तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन रशिया की इकोनॉमी के लिए तो ये एक और बड़ा झटका है। जाहिर सी बात है कि यदि रशिया के ऑयल के प्राइस को पहले से ही फिक्स कर दिया जाए तो रशिया का रेवेन्यू बहुत ज्यादा लॉस में चला जाएगा। तो ऐसे में इंडिया इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएगा या फिर रशिया को हार्म से बचाने के लिए इस प्राइस कैप को इग्नोर कर देगा। दोस्तों, सुनने में तो ये कंडीशन इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप के एक बहुत बड़े टेस्ट की तरह लग रही है, लेकिन शायद असल में रियलिटी कुछ और ही है। उस सब को जानने से पहले हमें कुछ और बेसिक सवालों के जवाब ढूंढने होंगे, जैसे कि आखिर इस प्राइस कैप के क्या मायने हैं, ये कैसे काम करने वाला है, क्या ये स्टेप इस वॉर को रोकने में सक्षम हो पाएगा, क्या रशिया इसको फॉलो करेगा या फिर रशिया पिछले सभी सैंक्शंस की तरह इसको भी बाईपास कर जाएगा। और तो और यदि रशिया के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो क्या उसके पास कोई बैकअप प्लान मौजूद है और इसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। क्या ये इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप की अग्नि परीक्षा की घड़ी बन सकता है। और तो और यदि रशिया इसके रिटेलिएशन में कोई बड़ा कदम उठाता है तो ये ग्लोबल ऑयल मार्केट को कैसे अफेक्ट कर सकता है। वेस्टर्न वर्ल्ड का कहना है कि वो इसके जरिए रशिया की पॉकेट पर चोट करने वाला है। अब ऐसा सच में होगा या नहीं, ये तो हम आगे देखेंगे ही, किंतु एक बात तो तय है और वो ये कि यदि बात जरा भी इंटेंसिफाई हुई तो ये ग्लोबल ऑयल मार्केट्स को एक नए तूफान की ओर लेकर जा सकता है। आज की वीडियो में हम इन सभी डेवलपमेंट्स को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS2 के IR सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, स्टडी IQ आप सबके लिए लेके आया है एक बहुत ही खास कोर्स। स्टडी IQ यूपीएससी प्री प्लस मेंस के लिए एक फुली लाइव कोर्स लॉन्च करने जा रहा है। इस कोर्स में 900 घंटे से ज्यादा की लाइव क्लासेस होंगी। प्रीलिम्स में आपको परिपक्व करने के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी और आपके डाउट्स को किसी भी समय क्लियर करने के लिए मिलेगी 1-to-1 मेंटोरशिप, जिसके अंतर्गत आप अपने एकेडमिक और नॉन एकेडमिक डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, बैचेस में एडमिशन की लास्ट डेट 10th दिसंबर है, जिसमें क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM रहेगी। तो अब आप भी अपनी तैयारी को एक हेड स्टार्ट दीजिए और पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ बोलिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, पिछले कई महीनों से G7 कंट्रीज रशियन क्रूड ऑयल के ऊपर एक प्राइस कैप इंपोज करने की बात कर रहे थे। G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK, US और यूरोपियन यूनियन शामिल हैं। इस आइडिया को US ट्रेजरी सेक्रेटरी जैनेट येलन के द्वारा प्रपोज किया गया था। उनका कहना था कि रशिया के ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट शुरुआत से ही यूक्रेन के अगेंस्ट उसके वॉर को फंड करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। यानी इस वॉर में ये ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट्स रशिया के सबसे पावरफुल वेपन की तरह उभरे हैं। इसीलिए वो कैसे भी करके रशिया की फॉसिल फ्यूल अर्निंग्स को लिमिट करना चाहते थे, लेकिन साथ ही वो ये भी इंश्योर करना चाहते थे कि ग्लोबल इकोनॉमी में रशिया का ऑयल एक्सपोर्ट कंटिन्यू रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर रशिया का ऑयल ग्लोबल मार्केट में एकदम से पूरी तरह से हटा दिया जाता तो ग्लोबल ऑयल के प्राइसेस में हमें एक बेहद शार्प प्राइस देखने को मिलेगा और इससे पूरी ग्लोबल इकोनॉमी एक मेल्टडाउन में चली जाएगी। तो G7 ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। खैर, एक लंबे समय के इंतजार के बाद यूरोपियन यूनियन, G7 और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर 3 दिसंबर यानी फ्राइडे को यह प्राइस कैप अनाउंस किया। इस कैप को $60 पर बैरल पर फिक्स कर दिया गया। ये प्राइस कैप मंडे यानी 5 दिसंबर से लागू हो जाएगा। इसके लागू होने पर यदि वेस्टर्न इंश्योरेंस कंपनीज या कोई और फर्म्स ऑयल ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं तो वो तभी कर पाएंगी जब रशियन क्रूड ऑयल उनको इस प्राइस कैप के अकॉर्डिंग मिलेगा। असल में G7 ने शिपिंग, इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस कंपनीज को रशियन क्रूड के कार्गोस को हैंडल करने से प्रोहिबिट कर दिया है और ये तब तक जब तक रशिया $60 के प्राइस कैप को इंप्लीमेंट नहीं करता है।
असल में जब तक किसी भी शिप को शिपिंग, इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस के लाइसेंस नहीं मिलेंगे तब तक किसी भी शिप का ओनर रशियन क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा। यानी रशिया के ऊपर हर तरफ से प्रेशर बनाने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ईयू ने ये कैप तो लगा दिया है, किंतु एक्सपर्ट्स की माने तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करने वाला है। इसके मुख्य तौर पर 3 रीजंस हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि रशिया ने इस प्राइस कैप को मानने से ही इनकार कर दिया है। साथ ही साथ उसने वेस्ट को इसके कंसिक्वेंसेस फेस करने के लिए भी वार्न किया है, और यदि कोई कंट्री इस कैप को फॉलो करते हुए रशिया से ऑयल मांगेगी तो रशिया उसको ऑयल एक्सपोर्ट नहीं करेगा। रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने यह भी कहा कि उनको इस कैप से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो अपने पार्टनर से डायरेक्टली नेगोशिएट कर रहे हैं। दोस्तों, रशिया यहाँ इंडिया और चाइना जैसे ह्यूज ऑयल कंज्यूमर्स को रिफर कर रहा है। यहाँ आपको बता दें कि इंडियन ऑफिशियल्स ने भी ये क्लियर कर दिया है कि इंडिया जहां से चाहे वो वहां से ऑयल परचेस करेगा, और यदि उनको रशिया से ऑयल सस्ता मिल रहा है तो इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर करने के लिए रशिया से ऑयल परचेस करता रहेगा। दोस्तों, यहाँ आप सोच रहे होंगे कि यदि इस प्राइस कैप से रशियन ऑयल के प्राइसेस और कम हो सकते हैं तो इंडिया को भी इसका फायदा उठाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ब्रुसेल्स के एक एक्सपर्ट का मानना है कि ये प्राइस कैप ग्लोबल मार्केट में नोटिस भी नहीं होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब से ये वॉर शुरू हुआ है तभी से रशिया ऑलरेडी अपना ऑयल डिस्काउंटेड प्राइस पर बेच रहा है, जिसकी आज ग्लोबल वैल्यू लगभग $65 पर बैरल के अराउंड चल रही है। और तो और यदि बात करें इंडिया की, तो रशिया इंडिया को ये ऑयल मार्केट के रेट से 30 to 40% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ ऑफर करता आ रहा है। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि कुछ दिन पहले हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान भी रशिया से चीप ऑयल की डिमांड करने गया था। पाकिस्तान चाहता था कि जिस प्राइस पर रशिया इंडिया को ऑयल सेल कर रहा है उसी प्राइस पर वो पाकिस्तान को भी करे, लेकिन रशिया ने इससे साफ इनकार कर दिया। पाकिस्तान को अपनी इस कोशिश में कुछ हाथ नहीं लगा। खैर, इसका मतलब ये है कि इंडिया और इंडियन कंपनीज के लिए ऑयल की कीमत पहले से ही $55 to 60 पर बैरल के आसपास बैठ रही है। यानी इंडिया को ये ऑयल पहले से ही इस प्राइस कैप के अराउंड पड़ रहा है। ऐसे में चांसेस यही है कि ये प्राइस कैप इंडिया और रशिया के ऑयल ट्रेड पर कोई सिग्निफिकेंट बर्डन नहीं पोस्ट करेगा। एंड बाई चांस ये कैप $50 तक चला जाता तो ये रशिया के रेवेन्यू को इम्पैक्ट करने वाला था, जिससे रशिया के लिए अपने स्टेट बजट को मैनेज करना इम्पॉसिबल हो जाता। रशिया को अपना बजट मेंटेन करने के लिए अपने ऑयल को $60 to 70 पर बैरल के प्राइस पर बेचना होता है। इसको उसका फिजिकल ब्रेक इवन कहा जाता है। लेकिन इस सबके बावजूद भी $50 कैप रशिया के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी ऊपर ही है। रशियन ऑयल की पर बैरल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन $30 to 40 के आसपास बैठती है। यही कारण है कि अपनी ऑयल वेल्स को लगातार यूटिलाइज करने के लिए वो इंडिया और चाइना को इतने भारी डिस्काउंट पर ऑयल दे रहा है, क्योंकि यदि उसके ऑयल वेल्स एक बार रुक गए तो उसको रीस्टार्ट करना बेहद पेनफुल और कॉस्टली प्रोसेस होगा। खैर, इससे हम ये समझ सकते हैं कि यदि रशियन ऑयल के ऊपर $30 पर बैरल की कैप इंपोज की जाती है तो एक सीरियस फाइनेंशियल क्राइसिस को जन्म दे सकती थी। खैर, फिलहाल रशिया ने इस प्राइस कैप को ऑबे करने से स्ट्रिक्टली मना कर दिया है, और अभी उसके पास इसको बाईपास करने के 3 ऑप्शंस हैं। यहाँ पहला है अपने खुद के इंश्योरेंस ऑल्टरनेटिव्स। जी हाँ दोस्तों, रशिया और चाइना आज अपने खुद के इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स स्टैब्लिश कर रही हैं ताकि उनको अपने एक्सपोर्ट्स के लिए यूएसए, यूके या यूरोप पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। इंडिया रशियन इंश्योरेंस को एक्सेप्ट करता है, इसलिए ये ऑप्शन इंडिया के लिए भी सूटेबल है। इसके अलावा एक दूसरा ऑप्शन ये भी था कि रशिया अपने ऑयल्स को डार्क फ्लीट टैंकर्स के थ्रू एक्सपोर्ट करे। वेनेजुएला और ईरान इसी मेथड को फॉलो करते हैं। इन डार्क फ्लीट्स की ओनरशिप अनक्लियर होती है। इनके थ्रू ऑयल को एक शिप से दूसरी शिप में ट्रांसफर किया जाता है और उसका ऑरिजिन छुपाने के लिए उसको बाकी सिमिलर ऑयल के साथ मिक्स कर दिया जाता है, लेकिन ये प्रोसेस भी बहुत कॉस्टली प्रूव हो सकती है। इसके अलावा रशिया साल की शुरुआत से ही अपनी एक शैडो फ्लीट भी बिल्ड कर रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रशिया ने साल भर में 100 से भी ज्यादा ओल्ड टैंकर्स परचेज किए हैं। ये 12 से 15 साल पुराने टैंकर्स जो कुछ ही समय में डीकमीशन होने वाले थे, वो अब प्रेसिडेंट पुतिन की शैडो फ्लीट का हिस्सा हैं। ये शिप्स कहीं भी किसी रिकॉर्ड में ट्रैक नहीं की जा रही हैं, इसलिए इनको घोस्ट शिप्स भी कहा जाता है। दोस्तों, रशिया जानता था कि एक ना एक दिन उनके ऊपर ये प्राइस कैप जरूर इंपोज किया जाएगा, इसीलिए वो बहुत पहले से ही इसकी तैयारी में लगा हुआ था। हालांकि अभी भी रशिया के पास अपने ऑयल एक्सपोर्ट्स के लिए सफिशिएंट टैंकर्स नहीं है, किंतु इस फ्लीट से रशिया अपने मेन एशियन कस्टमर्स यानी इंडिया और चाइना के डिमांड्स आसानी से फुलफिल कर पाएगा। दोस्तों, ये तो बात हुई रशियन ऑयल के ऊपर लगने वाले प्राइस कैप और इंडिया और रशिया के ऑयल ट्रेड की। किंतु हाल ही में इंडिया और रशिया का ओवरऑल ट्रेड भी इंडिया के लिए कंसर्न का मुद्दा रहा है। असल में लास्ट मंथ इंडियन फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर रशिया में थे। ये साल रशिया में उनकी 5th विजिट थी। हर बार की ही तरह उन्होंने इस बार भी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को डायलॉग और डिप्लोमेसी के थ्रू पीसफुली सॉल्व करने की बात की। साथ ही उन्होंने यहाँ एक
पॉलीसेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर का मॉडल भी डिस्कस किया। दोस्तों पॉलीसेंट्रिक का मतलब है कोई ऐसी चीज जिसके मल्टीपल सेंटर्स हो, यानी यहाँ उन्होंने एक ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर की बात की जिसको इंडिया और रशिया लीड तो करें, लेकिन उसके सेंटर्स दुनिया के अलग अलग कोने में वहां की लोकल प्रेफरेंसेस के हिसाब से ऑपरेट कर पाए। ये यूएस लेड वेस्टर्न हेजेमोनिक वर्ल्ड ऑर्डर का एकदम ऑपोजिट है। खैर ये सब बातें तो इंपॉर्टेंट है ही, किंतु आज हमारे लिए जो सबसे ज्यादा कंसर्न की बात है वो है हमारी इकोनॉमी। इस विजिट पर डॉक्टर जयशंकर ने रशिया के सामने एक बेहद सिग्निफिकेंट इशू को रेस किया और वो इशू है इंडो रशिया ट्रेड में इंडिया का बढ़ता ट्रेड डेफिसिट। डेटा की बात करें तो अप्रैल से अगस्त 2022 तक इंडिया और रशिया के बीच $18 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट हुआ, जो ऑलरेडी दोनों के यूजुअल बायलैटरल ट्रेड अमाउंट से कई गुना ज्यादा है। यहाँ आपको बता दें कि यूक्रेन वॉर के बाद इंडिया के साथ रशिया का ट्रेड मैसिव 310% से बढ़ा है। वहीं टर्की के साथ ये 198%, ब्राजील के साथ 106%, चाइना के साथ 64% और जापान के साथ 13% तक बढ़ा है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि इस लिस्ट में कुछ यूरोपियन कंट्रीज भी शामिल हैं। उदाहरण के लिए इस बीच रशिया और नीदरलैंड्स का ट्रेड 32%, बेल्जियम का 81% और स्पेन का 57% तक ट्रेड बढ़ा है। खैर इस सबको इकट्ठा देखें तो इस लिस्ट में हमें इंडिया ही टॉप पर नजर आएगा। कई एस्टिमेट्स बताते हैं कि इस ईयर के एंड तक ये अमाउंट $40 बिलियन तक टच कर सकता है। सितंबर के डेटा के मुताबिक रशिया ऑलरेडी इंडिया का 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो दोनों के लिए अच्छी बात है ना। डिफेंस ट्रेड में तो इंडिया और रशिया कई दशकों से बेहद स्ट्रॉन्ग डायनेमिक शेयर करते ही आ रहे हैं और अब तो इनका ओवरऑल ट्रेड भी बहुत तेजी से बूस्ट हो रहा है। लेकिन दोस्तों दिक्कत की बात यह है कि ये ट्रेड इंडिया के अगेंस्ट प्रूव हो रहा है। इस साल अप्रैल से अगस्त के बीच रशिया ने इंडिया को $17 बिलियन वर्थ के गुड्स एक्सपोर्ट किए, जबकि सेम पीरियड में इंडिया ने रशिया को $1 बिलियन से भी कम के गुड्स एक्सपोर्ट किए। यानी इंडिया और रशिया के बीच लगभग $16 बिलियन का ट्रेड इम्बैलेंस रहा। वहीं अगर फरवरी 2022 से नवंबर 2022 के डेटा को देखें तो रशिया ने इंडिया को ऑलमोस्ट $30 बिलियन का एक्सपोर्ट किया, जबकि इंडिया ने रशिया को कुल $1.92 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है। कुल मिलाकर इस साल दोनों के बीच ट्रेड डेफिसिट बहुत तेजी से बढ़ा है और ये इंडिया को एक बड़े स्केल पर इम्पैक्ट कर सकता है। माना कि इस क्राइसिस के समय इंडिया ने अपने नेशनल इंटरेस्ट और रशिया के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक अलायंस को ध्यान में रखते हुए रशिया के साथ अपना ट्रेड सब्सटेंशियली इंक्रीज किया। इस दौरान इंडिया ने ऑयल और फर्टिलाइजर्स जैसी क्रूशियल कमोडिटीज को बहुत लो प्राइस पर बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट किया। वॉरटेक्सा जो कि एक एनर्जी कार्गो ट्रैकर है, उसके द्वारा पब्लिश की गई रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2022 में रशिया इंडिया का टॉप ऑयल सप्लायर बन चुका है। दूसरे शब्दों में कहें तो ईयू को भी पीछे छोड़ते हुए इंडिया ने पहली बार रशिया से सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट किया है। अक्टूबर में उसने हर दिन रशिया से 9,46,000 बैरल्स ऑफ ऑयल इंपोर्ट किया है। ये इंडिया के टोटल ऑयल इंपोर्ट का 22% हिस्सा है। कुछ ऐसी ही कहानी फर्टिलाइजर्स के केस में भी रही। इंडिया रशियन फर्टिलाइजर का भी सबसे बड़ा इंपोर्टर बन के सामने आया। काफी हद तक ये ट्रेड दोनों के लिए ही म्यूचुअली बेनिफिशियल नजर आ रहा था। लेकिन आज जितनी तेजी से दोनों का ट्रेड बढ़ रहा है, ऐसे में ट्रेड डेफिसिट इंडिया के लिए एक बड़ा कंसर्न हो जाता है, क्योंकि अगर ये डेफिसिट यूं ही बढ़ता रहा तो इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स को बहुत बड़े लेवल पे इंपैक्ट करेगा। ऐसे में इंडिया को चाहिए कि उनके लिए रशिया की मार्केट का एक्सेस इंप्रूव हो सके। डॉक्टर एस जयशंकर ने इसी कंसर्न को रेस करते हुए रशिया को कहा है कि वो इस ट्रेड को इस तरह ऑर्गेनाइज करें ताकि दोनों ही वक्त रहते इस क्राइसिस के एडवर्स इंपैक्ट से बाहर आने के साथ साथ अपने लॉन्ग टर्म ट्रेड बेनिफिट्स को भी म्यूचुअली सस्टेन कर पाए। और इसीलिए डॉक्टर जयशंकर ने अपने रशियन काउंटर पार्ट के साथ मिलकर रशियन मार्केट्स के कुछ सिग्निफिकेंट सेक्टर में ट्रेड को लेकर चर्चा की है और कुछ ही दिनों के अंदर अंदर रशिया ने इस पर एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, लास्ट वीक ही एक खबर आई है कि रशिया ने इंडिया के पास एक या दो नहीं बल्कि पूरे 500 क्रिटिकल आइटम्स की लिस्ट भेजी है। इसमें ऑटोमोबाइल्स और ट्रेन्स जैसी इंडस्ट्रीज के क्रूशियल पार्ट्स जैसे कि पिस्टन्स, ऑयल पंप्स और इग्निशन कॉइल शामिल हैं। साथ ही रशिया ने अपने एविएशन सेक्टर के लिए लैंडिंग गियर कंपोनेंट्स, फ्यूल सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, फायर एक्सटिंग्विशर, लाइफ जैकेट्स और एविएशन टायर्स की मांग की है। इतना ही नहीं, रशिया ने अपनी मेटल इंडस्ट्री के लिए 200 मेटलर्जी आइटम्स की भी मांग की है। दोस्तों, मेटलर्जी रशिया की एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको वेस्टर्न सैंक्शंस ने बहुत बड़े लेवल पर हार्म किया है। इसके अलावा पेपर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के भी कुछ अहम कंपोनेंट्स इस लिस्ट में शामिल हैं। रशिया चाहता है कि इंडियन कंपनीज उनको ये प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करें। दोस्तों, अभी तक ये लिस्ट प्रोविजनल है। इसमें से कितने आइटम्स एक्सपोर्ट किए जाएंगे और कितनी क्वांटिटी में, इसका फैसला अभी नहीं हुआ है, किंतु इंडियन ऑफिशियल्स ने इस लिस्ट को बहुत अनयूजुअल बताया है। खैर, जैसा कि हमने अभी देखा कि इंडिया और रशिया का ट्रेड बहुत बड़े लेवल पर रशिया के फेवर में टिल्टेड रहा है, तो रशिया की ये लिस्ट इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाती है।
असल में वेस्टर्न सैंक्शंस के चलते आज रशियन इकोनॉमी रिसेशन में जा चुकी है। वेस्टर्न सैंक्शंस की वजह से रशिया अपनी बहुत सी इंडस्ट्रीज के कंपोनेंट्स बाहर से इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से इन इंडस्ट्रीज के साथ साथ रशियन इकोनॉमी पर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहे हैं। यानी इस समय एक बार फिर रशिया को इंडिया की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है। लेकिन दोस्तों, रियलिटी में ये सभी चीजें इतनी आसान नहीं है जितनी नजर आ रही हैं। कुछ दिनों पहले आपने न्यूज सुनी होगी कि इंडियन जायंट रिलायंस लिमिटेड ने यह अनाउंस किया है कि वो दिसंबर में रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट नहीं करेंगे। रिलायंस दुनिया के सबसे बड़ी रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स का ऑपरेटर होने के साथ साथ रशियन ऑयल का एक बड़ा कस्टमर भी है। रशिया यूक्रेन वॉर के शुरू होने के बाद से रिलायंस रशिया से हर मंथ 2.83 मिलियन टन ऑयल परचेज कर रहा था। ये क्वांटिटी उसके प्रीवियस वॉर परचेज से 10 गुना ज्यादा थी। रिलायंस के अलावा गवर्नमेंट एजेंसी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भी रशियन ऑयल के ऑर्डर्स पर रोक लगा दी है। इंडिया के साथ साथ चाइना में भी सिमिलर ट्रेंड्स देखने को मिले हैं। चाइना की बहुत सी एनर्जी रिफाइनरीज ने दिसंबर में रशिया से अपने क्रूड ऑयल के इंपोर्ट को कम करने की बात की है। आप सोच रहे होंगे कि यही दोनों देश अभी तक तो सबसे ज्यादा रशियन ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि इनकी कंपनीज आज रशिया से ऑयल इंपोर्ट करने के लिए मना कर रही हैं? दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण दुनिया की बिगड़ती हुई फाइनेंशियल सिचुएशन और दुनिया भर में लगाए जा रहे वेस्टर्न सैंक्शंस को माना जा रहा है। आपको बता दें कि रिलायंस यूरोपियन कंट्रीज में एक बड़े लेवल पर बिजनेस ऑपरेट करती है। ऐसे में हाई चांसेस है कि यूरोपियन सैंक्शंस रिलायंस को भी अपना शिकार बना सकते हैं। ऊपर से अरामको जैसे ऑयल जाइंट ने यह प्रेडिक्ट किया है कि G7 द्वारा लगाया गया प्राइस कैप ग्लोबल ऑयल मार्केट्स में ह्यूज अनसर्टेनिटीज ला सकता है और इसीलिए कंपनीज ऐसे स्टेप ले रही हैं। खैर, इसके बावजूद ऐसा भी नहीं है कि इंडिया की सभी कंपनीज अचानक से इस स्टेप को लेकर रशिया से ऑयल लेना बंद कर देगी। उदाहरण के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और नायरा एनर्जी ने दिसंबर से आगे के लिए भी ऑर्डर को रशिया के पास प्लेस कर दिया है। इसका मुख्य तौर पर 2 कारण बताए जा रहे हैं। यहाँ आज इंडिया के पास कुछ ऐसे कार्ड्स मौजूद हैं जिनका यूज करके इंडियन सैंक्शंस के अगेंस्ट प्ले कर सकता है। सबसे पहले तो जैसे हमने देखा, इंडिया और रशिया ने वेस्टर्न इंश्योरेंस, फाइनेंस और मैरीटाइम सर्विसेज का एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव तैयार कर लिया है। अभी तक जिन कार्गो शिप्स में रशिया अपने ऑयल को एक्सपोर्ट करता था, उनकी इंश्योरेंस और मेंटेनेंस का काम यूरोपियन कंपनीज को सौंपा जाता था। लेकिन आज ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, किंतु आज इंडिया इन सभी सेक्टर्स में रशियन ऑल्टरनेटिव्स को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं, रशिया और इंडिया के बीच रुपी और रूबल का एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड मैकेनिज्म स्टैब्लिश हो चुका है। यानी कि अब इन दोनों देशों को अपने ट्रेड के लिए डॉलर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसके अलावा हाल ही में इंडियन मिनिस्टर डॉक्टर हरदीप सिंह पुरी जी यूएई के विजिट पर थे। वहां पर उन्होंने CNN को एक इंटरव्यू देते हुए ये बताया कि यदि यूएसए या बाकी वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया और रशिया के ऑयल ट्रेड पर सैंक्शंस लगाती भी हैं, तो भी इंडिया अपने बैकअप प्लान के साथ पूरी तरह तैयार है। उदाहरण के लिए आज इंडिया अपने ऑयल परचेजेस के लिए ब्राजील, कोलंबिया, वेनेजुएला और कनाडा जैसे ऑल्टरनेटिव्स एक्सप्लोर कर रहा है। और तो और डॉक्टर पुरी ने यह भी कहा कि यूएसए या फिर इन जनरल पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को यह भी याद रखना होगा कि इंडिया ने अमेरिकन सैंक्शंस का मान रखते हुए अभी तक ईरान से ऑयल परचेज करना शुरू नहीं किया है। ऐसे में यदि इंडिया और रशिया के ऑयल ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है तो इंडिया ईरान का ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर सकता है। यानी फिलहाल इंडिया इस कॉन्टेक्स्ट में किसी भी पोटेंशियल क्राइसिस से लड़ने के लिए एक फुल प्रूफ बैकअप प्लान के साथ तैयार है। तो दोस्तों, ये था आज का डिस्कशन। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसे कि मैंने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो उस इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, इसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, शुड द प्रोसेस ऑफ पुटिंग प्राइस कैप्स ऑन ग्लोबल ऑयल मार्केट्स बी मोर डेमोक्रेटाइज्ड? क्रिटिकली एनालाइज। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।